हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट रिविजन सीरीज़। इसमें हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का पावर शेयरिंग चैप्टर को, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर साइंस का, और अब हमारा ये होने वाला है एसएसटी का। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सिविक्स के सोशल साइंस के पावर और शेयरिंग जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला एक ब्रीफ आपको मैं बता देता हूँ कि पावर शेयरिंग मतलब होता क्या है। पावर शेयरिंग में क्या होता है, हम लोग दो कंट्रीज़ लेते हैं, एक आपका बेल्जियम होता है, दूसरा श्रीलंका होता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कैसे पावर शेयरिंग हो रही है दोनों कंट्रीज़ में, और किसमें कितना एफिशिएंट है और किसके क्या डिसएडवांटेजेस और क्या प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द कंट्री। ठीक है, तो बेल्जियम में हम लोग देख लेते हैं जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है बेल्जियम का। ठीक है, तो इसका क्या है जियोग्राफिकल पोजीशन, इट इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, एक छोटा सा कंट्री यूरोप में जो कि बॉर्डर्ड बाय द नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये याद रखने वाले पॉइंट है। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं एरिया और पॉपुलेशन पे बेल्जियम के। तो एरिया एंड पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ अ स्मॉल इन एरिया देन द इंडियन स्टेट्स ऑफ हरियाणा। इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट द हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ हरियाणा ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। तो ये एक छोटा कंट्री है, और इंडियन स्टेट्स जो आपका हरियाणा है उससे इसको कंपेयर किया जा रहा है, उससे छोटा है, और इसकी पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ है, और ये हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ हरियाणा है, मतलब हरियाणा का हाफ है बेल्जियम। और यहाँ पे इतनी कंपोजिशन देख लेते हैं, यहाँ का इतनी कंपोजिशन क्या है। तो 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। तो यहाँ पे 59% जो कि डच स्पीक करते हैं वो फ्लेमिश रीजन में आते हैं, यानी ये मेजॉरिटी केस में है। और 40% लिव इन वेलोनिया रीजन जो कि स्पीक करते हैं फ्रेंच। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पे हो जाता है फ्रेंच और वेलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन, डच स्पीक करते हैं। ठीक है, तो आपका माइनॉरिटी में कौन है, 40% जो कि आपके फ्रेंच स्पीकिंग है, और 59% डच स्पीकिंग है। ये आपके ओवरऑल द कंट्री की बात हो रही है, और जो बाकी 1% बचे वो स्पीक करते हैं जर्मन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका ये आ जाता है ब्रुसेल्स कैपिटल। अब यहाँ पे ब्रुसेल्स के बारे में बात होगा, वहाँ का क्या इतनी कमी वहाँ पे क्या लोगों की रेशियोज़ है। तो ब्रुसेल्स वेयर 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। अब यहाँ पे पूरी कंट्री का अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 80% जो कि आपके फ्रेंच स्पीक करते हैं और आपके बाकी के 20% डच स्पीक करते हैं। तो ये आपका ब्रुसेल्स का है। तो ये एक डिफरेंस मेजर होता है जिसमें लोग कन्फ्यूज जाते हैं बेल्जियम और ब्रुसेल्स के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू मैंने मेंशन किया है। इसे आप जरूर नोटिस करें, इसे बिल्कुल आप ध्यान देने से बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ठीक है, यहाँ पे क्या, इन ब्रुसेल्स द डच स्पीकिंग पीपल आर इन माइनॉरिटी विच इज़ द अपोजिट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेयर दे आर लिव इन मेजॉरिटी। तो मैंने अभी बता दिया था कि आपका ब्रुसेल्स और बेल्जियम में क्या डिफरेंस आ जाता है कि बेल्जियम में आपका जो है उसका अपोजिट आपका ब्रुसेल्स में है लोगों का स्पीकिंग, डच और माइनॉरिटी मेजॉरिटी का ये डिफरेंस जाता है। इसी वजह से ये वाले जो माइनॉरिटी में रहते हुए मेजॉरिटी केसेस शो करते हैं ब्रुसेल्स में होने की वजह से फ्रेंच स्पीकर्स। ठीक है, अब लिखा है द माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग वॉज रिचर देन द डच स्पीकिंग। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो आपके माइनॉरिटी स्पीकिंग थे और जो आपके मेजॉरिटी स्पीकिंग थे उसमें से आपके माइनॉरिटी वाले ही रिच थे जो कि आपके फ्रेंच थे। यहाँ पे ओवरऑल कंट्री के थ्रू बात हो रही है, जो आपके फ्रेंच स्पीकर्स थे वो बहुत ही रिच थे एज कम्पेयर टू द डच स्पीकर्स। द मेजॉरिटी कम्युनिटी वर गिवन बेनिफिट्स मच लेटर। और जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको बाद में बेनिफिट्स मिले थे, बहुत बाद में। और दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज इन 1950s एंड 1916 के टाइम पे उन दोनों के बीच में बहुत टेंशन चल रहा था कि क्यों उन्हें, मतलब माइनॉरिटी वाले को की फेवर्स हो रहे हैं, उन्हें रिच है, उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एजुकेशन में और बाकी अदर पॉलिसीज़ में, और मेजॉरिटी वालों को क्यों नहीं मिल रही है। तो ये 1950s में एक अच्छा खासा इन लोगों के बीच में टेंशन था। टेंशन वॉज मोर एक्यूट इन कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। और ये और हद से ज़्यादा टेंशन जो क्रिएट हुआ था वो ब्रुसेल्स में था, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी के साथ बहुत ही भेदभाव था। अब हम लोग देख लेते हैं ये हमारा अभी सॉरी ये हमारा अभी तक का क्या था, बेल्जियम को लेके था। अब यही चीज़ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं श्रीलंका में। अब श्रीलंका में क्या ज्योग्राफिकल पोजीशन था, एथनिक कंपोजिशन क्या था, रिलीजन का क्या इशू था वहाँ पे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन जो आपका ये श्रीलंका में था, अ स्मॉल आइलैंड इन एशिया जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, जो कि क्या एक स्मॉल आइलैंड था एशिया में, एक स्मॉल आइलैंड था जहाँ पे फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीलंका जो था वॉज अवे फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, तो ये एक स्मॉल कंट्री था एशिया का, जहाँ जो कि एक स्मॉल आइलैंड था और वो तमिलनाडु के कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स दूरी पे वो सिचुएटेड था। अब यहाँ का पॉपुलेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पॉपुलेशन में है इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसको भी हरियाणा से कंपेयर किया गया, यहाँ पे 2 करोड़ पीपल थे जो कि एज इक्वल टू द पीपल और पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एथनिक कंपोजिशन के बारे में। 74% आर सिंघाली स्पीकिंग और 18% आर तमिल स्पीकिंग पीपल एंड 13 आर द नेटिव ऑफ श्रीलंका नोन एज श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, ये श्रीलंकन तमिल्स भी है, इसे भी आप नोट कर लो, ये श्रीलंकन तमिल्स आपके हैं। अब ये क्या इसमें कह रहा है पॉइंट में, यहाँ पे जो 74% सिंघाली स्पीक करते थे, तो यहाँ पे 74% सिंघालीस थे और 18% आर तमिल स्पीकिंग। और बेल्जियम में क्या था, 59% आपके डच थे और बाकी के 48% आपके जो थे वो आपके स्पीक करते थे फ्रेंच को। ठीक है, तो यहाँ पे 13% आर नेटिव ऑफ श्रीलंका नोन एज श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 18% थे वो तमिल स्पीक करते थे, तो उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता था। द रेस्ट आर कॉल्ड तमिलंकन्स हु वर
डिसेंडेंट्स ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स हु केम फ्रॉम इंडिया इन कॉलोनी पीरियड। तो बाकी के जो पीपल थे, जो तमिल लंकन्स थे, वो क्या तमिल लंकन्स, जो तमिलनाडु से आए हुए लंकन्स थे, वर्कर्स थे, जो प्लांटेशन के टाइम पे आए थे, वो आपके कॉलोनी पीरियड जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब वो ट्रांसफर हो गया, फिर वो शिफ्ट होकर श्रीलंका में आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिलीजन पॉइंट को। तो मोस्ट ऑफ द सिंघाली स्पीक पीपल आर बुद्धिस्ट, जो कि मेजॉरिटी में आपके स्पीक करते थे। सिन्हाला वो बुद्धिस्ट थे। मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, जो तमिल आपके थे वो मेनली हिंदू और मुस्लिम थे। क्रिश्चियन आर कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे बिलोंग टू बोथ सिन्हाला एंड तमिल्स। ये जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी 7% की, वो दोनों तरफ थी, यानी आपका बोथ सिन्हाला एंड तमिल्स में थे, जो कि तमिल्स में भी आपका डिवाइड हो जाता है हिंदू और मुस्लिम में। ठीक है, अब कम्युनिटीज़ आपका ये था। अब आ जाता है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। इसका एक बेसिक क्या मतलब होता है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका का। तो मीनिंग ऑफ मेजोरिटिज्म हम पहले देख लेते हैं ये क्या होती है। A belief that only majority community should rule a country and make laws for everyone with a total disregard to wishes and the needs of the minority। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है जो कि आपकी मेजॉरिटी की कम्युनिटी है वही डिसाइड करेगी क्या रूल्स और लॉज फॉर्म होंगे, और माइनॉरिटी के विशेष और उनके जो भी राइट्स हैं वो उन्हें नीड्स उन्हें बिल्कुल नहीं फॉलो करेगी, ना ही उसकी सुनवाई होगी। ये आपका मेजोरिटिज्म का होता है। ये एक मीनिंग आप याद कर लोगे जो कि एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। ठीक है, आ जाता है शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। अब उसके बाद श्रीलंकन बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948, हम लोग 1947 हुए थे, एक साल बाद ये लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। इट इमीडिएटली अडॉप्टेड अ मेजर्स टू इम्पोज सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब जैसे ही ये लोग मतलब डेमोक्रेसी अचीव किए, इन्होंने सुप्रीमेसी सिन्हाला स्पीकर्स की कर दी। इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि सिन्हाला ही आपके मेजॉरिटी स्पीकर्स ही आपके सारे लॉज रूल्स फॉर्म करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो नंबर 1 क्या है, पहले इट मेड सिन्हाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री बाय एन एक्ट ऑफ 1956। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इग्नोर द तमिल कम्प्लीटली। यहाँ पे क्या होता है, जो सिन्हाली था उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1956, और इग्नोर कर दिया गया था तमिल कम्प्लीटली। उन तमिल जो आपके थे उनको इग्नोर कर दिया था। इट मेड अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी टू फेवर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। अब इन्हें क्या होता है, जो सिन्हाली आपका स्पीक करता था उन्हें एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी मिली जिसके अंदर वो किसी भी आपके एजुकेशन और जॉब में उनको पहला फेवर दिया था। उनको पहले ही सारे वो मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो आपके एजुकेशन में हुआ, कॉलेजेस में हुआ, जॉब्स में हुआ, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी इन सब चीज़ों में। इट प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड बुद्धिज्म। वो प्रोटेक्ट कर रहा था बुद्धिज्म को, आपके रिलीजन को वो प्रोटेक्ट और प्रमोट करता था बुद्धिज्म को, बिकॉज सिंघालीज व बुद्धिज्म हु स्पीक्स। और फिर क्या लिखा था, अब इसका रिजल्ट क्या था, ये एक बड़ी बात बनती है कि रिजल्ट क्या पड़ा था तमिल्स पे। द तमिल्स फेल्ट एलिनिएटेड, मतलब उन्हें लगता था कि उन्हें काट के रख दिया गया, अलग कर दिया गया। नो रिस्पेक्ट और रिकग्निशन वॉज गिवन टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनके लैंग्वेज कल्चर को कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं, बस उन्हें एक माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, कोई उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, कुछ नहीं। एंड रिलीजन दे बिगेन टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन जॉब्स, एंट्री फॉर टू यूनिवर्सिटीज, रिकग्निशन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब उन्हें भी चाहिए कि मैं भी इक्वालिटी चाहिए मेरे जॉब्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और उन्हें भी रिकग्निशन, उनके भी लैंग्वेज को रिकग्निशन मिलना चाहिए, उनके भी कल्चर को रिकग्नाइज करना चाहिए, उन्हें भी एक अच्छा इक्वालिटी उन्हें मिलनी चाहिए। स्लोली द कॉन्फ्लिक्ट चेंज इनटू अ डिमांड फॉर रिलीजन ऑटोनॉमी। अब वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, वो आपका चेंज होता है रीजन ऑटोनॉमी में कि अब भाई मेरा एक अलग ऑटोनॉमी, मेरे को एक अलग जगह दे दो जहाँ पे मैं अपना तमिल को प्रोटेक्ट करके और इसे आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, द तमिलियंस वर ग्रुप टुगेदर इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका। तो उन्होंने तमिलियंस को अपने आप को ग्रुप बना दिया नॉर्थ में और ईस्ट ऑफ श्रीलंका, कि नॉर्थ आपका ईस्ट मेरा, ठीक है, ऐसा कर दिया। देयर डिमांड्स वर इग्नोर्ड एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम मोर सीवियर बाय द 1980s। अब 1980s के टाइम तक आते आते उन्होंने पहले से नाली तो मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ और ईस्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि आपको मैं कोई आपको जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आप जो भी कर रहे हो आपको सब हटा दिया, और 1980s तक वो बहुत ही एक सीवियर प्रॉब्लम बन चुका था। द तमिलियंस डिमांड हैड चेंज, अब उनकी डिमांड भी चेंज हो गई। दे वांटेड तमिल इलाम। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखना चाहिए। तमिल इलाम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। अ सिविल वॉर इंश्योर्ड विच किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड। अब एक सिविल वॉर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हुआ जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल मरे थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे केओस हो गया था। द फ्लोरिशिंग इकोनॉमी ऑफ श्रीलंकन वॉज डिसअपीयर्ड एंड द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ गिवन अ ब्लो टू सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ। अब इसकी वजह से ये जो आपका वॉर चल रहा है इसकी वजह से भाई सीधी बात इकोनॉमिक सोशल इस पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है लाइफ के आपके जो पीपल्स है श्रीलंका के। ठीक है, तो अब हम लोग का मेजॉरिटिज्म का ये एक अच्छा खासा आपका ये पॉइंट बन जाता है जिससे आप रखते हो अपने पास, तो ये एग्जाम में आपका एक लॉन्ग आंसर में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब एकोमोडेशन क्या होता है बेल्जियम में, ठीक है, ये हम लोग की एक बड़ी बात है। तो ये हम लोग देख लेते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम अनलाइक श्रीलंका हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट स्टैंड। इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एकोमोडेट एवरी एथनिक कम्युनिटी विद द रिजल्ट दैट इट डज नॉट सफर फ्रॉम सीवियर एंड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अब क्या होता है एकोमोडेशन में क्या हो गया था श्रीलंका के, उसने ना क्या किया था कि मैं आपको बांट देता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंड किया, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जिसकी वजह से दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बना। उन्होंने बैठ के शांति से अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। बट
श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। श्रीलंका में वॉर्स हुए, क्राइसिस हुए, लोगों के बीच में झगड़े हुए, मारपीट हुए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत इशूज़ फेस करने पड़े थे कि नहीं सर मैं आपको मेरा अलग मैं नहीं करूँगा, सिंहालीज है, मैं अपना सिर्फ चलाऊँगा, आपको कोई पावर शेयरिंग कोई कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ ये हमारा राज होगा, मेजॉरिटी का ही राज होगा, ठीक है। मेजॉरिटी से हम फॉलो कर रहे थे वो लोग, बट बेल्जियम ने इसका अपोजिट किया, उसने शांति से सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 4 बार उसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुए थे, उसके बाद उसने फॉर्म किया और उसने एक अच्छा सारे ही सबको अब हाई पोस्ट पे आपके सिर्फ डच स्पीकिंग में, फ्रेंच स्पीकिंग ही नहीं, सिर्फ डच स्पीकिंग को भी वहाँ पे पोजीशंस मिली, गवर्नमेंट पोजीशंस मिली, ऐसा करके उन्होंने अकोमोडेट किया। अब यहाँ पे ये भी आ जाता है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ रीजन्स मेक पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब देखो पावर शेयरिंग क्या होता है, डिजायरेबल है, ठीक है, तो इसका 2 सेट्स होता है। पहला आपका एक हो जाता है, ये आपका प्रूडेंशियल होता है, ठीक है, और ये आपका मॉरल होता है, ठीक है। प्रूडेंशियल्स और मॉरल आपका 2 टाइप्स ऑफ शेयरिंग्स में होता है पावर शेयरिंग, और गुड है रीजन उसको ये देता है। तो पहला क्या प्रूडेंशियल का, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉज फॉर पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पावर शेयरिंग क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में कम कर देता है। प्रूडेंशियल्स में 2 आपके ग्रुप्स है तो उसके बीच में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। प्रिवेंट्स द ग्रुप फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज मस्ट ट्राई टू एनहांस देयर ओन पावर। अब इसमें प्रिवेंट करता है कि जो ग्रुप ओवरस्टेप करे, अपने आप को ज़्यादा मेजॉरिटी शो कर रहे हैं कि मेरी सारी रूल्स होंगे, मेरी सारी, उसको भी ये बचाता है। और पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज मस्ट राइट टू एनहांस देयर पावर, उनको भी एक राइट मिलता है कि वो भी अपने पावर को एनहांस कर पाए। नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर शेयरिंग यूनाइट्स द नेशन, सॉरी। तो जैसा कि यहाँ पे नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये नहीं कि मैं सिंगल ग्रुप हूँ, फ्रेंच जैसे अब फ्रेंच करता था कि मैं हूँ तो मैं ही सब डिसीजन को, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही डच फ्रेंच या फिर सिंहालीज होता है, दोनों को एक इक्वल राइट मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में अपना पार्ट लेने का, अपने सजेशंस देने का। व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड इट अपोजेस द माइनॉरिटी एंड इवन द मेजॉरिटी इज ड्यून्ड। अब जब पावर नहीं शेयर होता है तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि माइनॉरिटी को ऑप्रेस करता है, उसको दबाता है, और मेजॉरिटी ड्यून्ड भी होती है, इससे दिक्कत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पावर शेयरिंग। अब इसे डेमोक्रेसी को पावर शेयरिंग, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मिलता है, हाँ डेमोक्रेटिक है, हम लोग को सबको पावर मिला, सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज मस्ट हैव हैंड इन शेपिंग दिस पॉलिसी। अब जो इफेक्ट होते हैं उनके पास भी पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं इस तरह से इफेक्ट हुआ तो मुझे ये चीज़ आप दो कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ये फेस कर रहा हूँ। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। अब सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी मस्ट होता है, इसमें सिटीजन्स को भी पार्ट लेना चाहिए, अपने सारे प्रॉब्लम्स को और अपने इशूज़ को शेयर करना चाहिए। मॉरल रीजन्स मेक्स पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूबल। अब मॉरल रीजन्स के लिए पावर शेयरिंग आपका एसेंशियल भी हो जाता है, जरूरत भी हो जाती है, और वैल्यूबल भी होता है, इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे मैंने ये भी दिया हुआ है प्रूडेंशियल रीजन का, द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग states that it will bring a better outcome, मतलब इससे एक better outcome मिलता है कि power is shared among the different level of government like central states governments, a moral reason of power sharing state is valuable to share power, ठीक है, जो मैंने पॉइंट बता दिया था। अब हमारा आ जाते हैं लास्ट पे, बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक बेसिक होता है जिसे आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में 2 तरह के पावर शेयरिंग होते हैं। पहला आपका होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पॉइंट्स क्या आते हैं, मींस डिवाइडिंग। अब इसमें क्या होता है, इसको मींस डिवाइडिंग द गवर्नमेंट इनटू एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव में डिवाइड करना, ये आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब होता है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, मींस डिवाइडिंग द गवर्नमेंट इन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ठीक है, इसमें इसको डिवाइड कर देना। और आपका दूसरा टाइप होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मींस इनटू, अब इसमें क्या होता है, मींस इनटू सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देना, जिसको हम लोग एक और चीज़ कहते हैं कॉल्ड फेडरल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर देना आपको पॉइंट में, जैसे कि मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसको हम लोग फेडरल डिवीजन भी कहते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपका सोशल ग्रुप्स में या फिर आपका माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में ऐसे करके शेयर करना। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारा आखिरी समय आ चुका है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है विद ऑल द की कॉन्सेप्ट एंड द मेन पॉइंट, जिसको आप अपने सारे वन शॉट वीडियो देखने के, एक लॉन्ग वन शॉट वीडियो देखने के बाद इसे अगर देख लो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एक रिकैप हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको फिर बताया ही है, थैंक यू। और डू यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप कंटेंट अच्छे चाहिए तो आप बता सकते हो, और अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ विद द माइंड मैप्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।